हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। लास्ट क्लास में हमने डायरेक्ट टैक्स के अमेंडमेंट पढ़े थे। पार्ट 1 हम उसका कंप्लीट कर चुके थे। आज हम उसी का पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डायरेक्ट टैक्स के अमेंडमेंट, जिनमें आज का हमारा सबसे पहला अमेंडमेंट है रेजिडेंशियल स्टेटस के चैप्टर। हमने रेगुलर क्लास में पढ़ा हुआ है कि सर किसी की भी इनकम कैलकुलेट करने से पहले उसका रेजिडेंशियल स्टेटस पता लगाना जरूरी होता है, क्योंकि सर इसी स्टेटस के हिसाब से ये पता चलता है कि उसके लिए कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल है और कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं है। राइट, ओके। तो सर इंडिविजुअल के स्टेटस में चेंज हुआ है इस साल। क्या चेंज हुआ है सर, वो हम आगे बताएंगे, पर उससे पहले हमें एग्जिस्टिंग प्रोविजन पढ़ना है, क्योंकि किसी भी अमेंडमेंट को समझने के लिए उसके पुराने प्रोविजन को पढ़ना जरूरी होता है। तो देखिए क्या सर इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए हम एक तो बेसिक कंडीशन पढ़ते हैं और दो एडिशनल कंडीशन पढ़ते हैं। राइट, तो सर क्या क्या है ये कंडीशंस। पहली बेसिक कंडीशन सर ये कहती है कि एसएससी शुड लिव 182 डेज और मोर इन इंडिया इन प्रीवियस ईयर। मतलब प्रीवियस ईयर में एसएससी को 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहना होगा, तब उसकी बेसिक कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। ठीक है, ओके सर। इसका सेकंड ऑल्टरनेट का मतलब कि अगर आप ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाते हैं किसी भी रीजन से, तो हम आपको एक मौका और दे रहे हैं। ये नहीं कर पाए कोई बात नहीं, ये वाली कंडीशन पूरी कर दो तो भी हम आपकी बेसिक कंडीशन फुलफिल मान लेंगे। सर ऑप्शन में क्या बोला गया है? ऑप्शन में ये बोला कि आपको 60 डेज और मोर तो रहना है प्रीवियस ईयर में। जिस प्रीवियस ईयर के लिए आप स्टेटस निकाल रहे हैं उस साल में 60 डेज और मोर आपको इंडिया में रहना है, और 365 डेज और मोर रहना है पिछले 4 साल। मतलब जिस प्रीवियस ईयर की सर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उससे पहले के 4 साल में टोटल मिला के 365 डेज आपको इंडिया में रहना है। राइट, ओके। तो सर इसका मतलब हमारे पास दो ऑप्शन है और दोनों में से हमें कोई भी एक ऑप्शन लेना है। यस, आपके पास दो ऑप्शन है। कौन कौन से, एक बार रिपीट कर देता हूं मैं। या तो आप प्रीवियस ईयर में 182 डेज और मोर इंडिया में रह जाइए, या फिर प्रीवियस ईयर में तो 60 डेज और मोर रहेंगे तो भी चलेगा, पर उसके पिछले 4 साल में 365 डेज भी आपको इंडिया में रहना है। दैट मीन्स या तो इस अकेली कंडीशन को फुलफिल कर दीजिए या फिर इन दोनों को मिला के फुलफिल कर दीजिए, तो आपकी बेसिक कंडीशन को फुलफिल मान लिया जाए। ओके, ठीक है सर। ये जो सेकंड ऑल्टरनेट दिया गया है, ये जो सेकंड ऑल्टरनेट दिया गया है, ये कुछ लोगों पे एप्लीकेबल नहीं होता। कुछ लोगों पे एप्लीकेबल नहीं होने का मतलब कि सर इन कुछ लोगों के लिए सिर्फ पहला ऑप्शन ही है, दूसरा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, और इसी पॉइंट में इस साल अमेंडमेंट है। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में समझेंगे। उससे पहले मैं एक बार आपको एडिशनल कंडीशंस और बता देता हूं। सर एडिशनल कंडीशन कहती है कि पिछले 10 साल में आपको 2 बार रेजिडेंट होना है। मतलब सर जिस तरीके से हम इस साल का रेजिडेंशियल स्टेटस निकाल रहे हैं, जाहिर सी बात है पिछले साल भी हमने स्टेटस निकाला होगा, उसके पिछले साल भी स्टेटस निकाला होगा। तो कहने का मतलब इस प्रीवियस ईयर को छोड़ के पहले के 10 साल में आपने जब स्टेटस निकाला था उसमें 2 बार आपका स्टेटस रेजिडेंट होना चाहिए। ओके, ठीक है। और दूसरी एडिशनल कंडीशन ये कहती है सर कि पिछले 7 साल में 730 दिन या उससे ज्यादा आपको इंडिया में रहना है। मतलब जिस प्रीवियस ईयर की कैलकुलेशन कर रहे हैं उससे पहले के 7 साल में 730 दिन इंडिया में रहना है। ओके, ओके सर। तो ये हमारी तीनों कंडीशन है सर। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। बेसिक कंडीशन कहती है सर 182 डेज और मोर इंडिया में रहना है, या फिर 60 डेज और मोर प्रीवियस ईयर में और उससे पहले के 4 साल में 365। इन दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल करनी है तो बेसिक कंडीशन तो फुलफिल हो जाएगी। एडिशनल कंडीशन कहती है सर पिछले 10 साल में आपको 2 बार रेजिडेंट होना है और पिछले 7 साल में 730 दिन आपको इंडिया में रहना है। ओके, अब हम जानते हैं कि सर ये कंडीशन फुलफिल करने से इंपैक्ट क्या आता था, वो बता दीजिए। तो देखिए, अगर आप बेसिक कंडीशन, जिसको मैं एक कंडीशन कह रहा हूं, आप बेसिक कंडीशन पूरी करते हैं, बेसिक में दोनों आ जाते हैं, दोनों ऑप्शन,
तो अगर आप बेसिक कंडीशन को फुलफिल कर देते थे तो आपको बोला जाता था रेजिडेंट, और अगर आप बेसिक कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाते थे तो आपको बोला जाता था नॉन रेजिडेंट। ठीक है। अब अगर आप नॉन रेजिडेंट हो जाते हैं तब तो बात ही खत्म, बट अगर आप रेजिडेंट हो जाते हैं तो फिर एडिशनल कंडीशन का रोल आता है। एडिशनल कंडीशन से ये डिसाइड होता है कि आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी। सर ये क्या होता है, सुनिए सर, रेजिडेंट तो हम हो गए जैसे हमने बेसिक कंडीशन फुलफिल की, पर हम ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं या रेजिडेंट बट नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, ये जानने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि हमने एडिशनल कंडीशन फुलफिल की या नहीं। अगर हमने एडिशनल कंडीशन फुलफिल की है तो हम बन जाते हैं रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और अगर हमने एडिशनल कंडीशन फुलफिल नहीं की है तो हम बन जाते हैं रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है सर, तो ये तीन कैटेगरी हमारी होती है रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर, 1, 2 और 3। ठीक है सर। अब सर चेंज क्या हुआ उसकी बात कर लेते हैं। ये था हमारा पुराना चेंज। सर ये हुआ है कि ये जो एक्सेप्शंस थे जो कि इस कंडीशन को नहीं मानते थे, ठीक है, इन कंडीशन में ये वाली इस सिचुएशन में ये वाली कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होती। तो इसको भी मैं एक चार्ट से आपको समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा सर। सर बेसिक कंडीशन जो है उसमें हमारे पास दो ऑल्टरनेट है, राइट। एक है सर 182 डेज और मोर वाला जो सब पे एप्लीकेबल है, और एक है सर 60 डेज प्लस 365 डेज वाला, राइट। ओके। अब ये जो कंडीशन है सर, ये कंडीशन 3 लोगों पे एप्लीकेबल नहीं होती थी पहले। ठीक है, कौन से 3 मेंबर? पहला सर इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट। अगर इंडिया का कोई सिटीजन इंडिया छोड़ के जा रहा है किस चीज के लिए, काम करने के लिए इंडिया से बाहर, तो उसके ऊपर ये 60 डेज वाली कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होती। उसके पास एक ही ऑप्शन होता था 182 डेज ऑन मोर वाला। ठीक है, ओके सर। दूसरा पर्सन आया सर इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया एज क्रू मेंबर। ठीक है, आप शिप पे अगर क्रू मेंबर बन के जा रहे हैं, मतलब शिप पे काम करते हैं आप, तो आपके ऊपर भी ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होती, आपके लिए भी यही कंडीशन। और तीसरा जो पॉइंट आता था वो ये था सर कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इंडियन ओरिजिन का पर्सन हो या इंडियन सिटीजन हो, और वो अगर इंडिया आता है फॉर विजिट। ठीक है, इंडियन ओरिजिन का मतलब आप जानते हैं कि जिसके आइदर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हो, तो वो पर्सन इंडियन ओरिजिन का कहलाता है। ठीक है, अब ये पर्सन अगर इंडिया घूमने आता है तो इस पे भी 60 प्लस 365 वाली कंडीशन फुलफिल नहीं, मतलब एप्लीकेबल नहीं होती थी, इसे भी 182 डेज वाली ही कंडीशन माननी होती थी, राइट। अब चेंज क्या किया गया ये समझिए आप। अब इसके 2 पार्ट बना दिए गए, इसी सिचुएशन के 2 पार्ट बना दिए गए सर, मतलब इसको 2 टुकड़ों में बांट दिया गया। कौन से 2 टुकड़ों में से? पहला कि इंडियन ओरिजिन का पर्सन है, इंडियन सिटीजन है, इंडिया आ रहा है घूमने के लिए, और उसकी जो टोटल इनकम है, टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स, मतलब फॉरेन की इनकम को छोड़ के जो उसकी इंडिया की इनकम है, ठीक है, टोटल इनकम है, वो है अप टू 15 लाख। समझ गए? पहली सिचुएशन क्या बना दी सर कि टोटल इनकम जो है
वो अदर देन फॉरेन इनकम जो है वो 15 लाख रुपए तक है, और दूसरा बोल दिया इसी पॉइंट को बढ़ा के कि 15 लाख से ज्यादा है। तो इफ टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स exceeds rupees 15 lakh, ठीक है सर, ओके सर। तो अगर आपकी टोटल इनकम, मतलब कितनी कंडीशन है ध्यान से समझ लीजिए। पहली बात है कि आप इंडियन ओरिजिन के पर्सन होने चाहिए या इंडियन सिटीजन होने चाहिए। दूसरी बात, आप इंडिया घूमने के लिए आ रहे हैं। तीसरी बात, आपकी जो टोटल इनकम है वो 15 लाख रुपए तक है। अगर ये सारे कॉम्बिनेशन बैठते हैं तो सिंपल सा बोला गया कि आपके ऊपर भी ये 60 डेज वाला कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। इसका मतलब ये और ये तीनों तो सर एक जैसे हो गए, बिल्कुल ये एक जैसे हो गए, इन तीनों के ऊपर ही ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं हो। जबकि ये जो चौथा पर्सन है जो इंडियन ओरिजिन का है, इंडियन सिटीजन है, इंडिया घूमने आया है, बट उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है, तो उस केस में इस कंडीशन को तो एप्लीकेबल किया गया है पर मॉडिफाई करके एप्लीकेबल किया गया है। मतलब सर, मतलब ये कि 120 डेज कर दिया गया प्रीवियस ईयर में, मतलब 60 की जगह कितना कर दिया गया, 120 डेज कर दिया गया, और 365 पिछले 4 साल में है। इसका मतलब सर सिर्फ इस पर्सन के लिए ये 60 दिन को काट के कितना कर दिया गया है सर, 120 डेज कर दिया गया है। ओके, यस सर, ठीक है। तो ये इसमें चेंज किया गया है, ये इस बार का हमारा सर अमेंडमेंट है। ठीक है, इसका मतलब सर, इसका मतलब ये कि अगर आप एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया छोड़ के जा रहे हैं आपके ऊपर ये कंडीशन नहीं लगेगी। अगर आप क्रू मेंबर के लिए हिसाब से इंडिया छोड़ रहे हैं तो भी आपके ऊपर ये कंडीशन नहीं लगेगी। और अगर आप फॉरेन इंडियन सिटीजन है या इंडियन ओरिजिन के पर्सन है और आप इंडिया घूमने आते हैं और आपकी इनकम 15 लाख तक की है तो भी आपके ऊपर ये सिचुएशन नहीं लगेगी, ये वाली कंडीशन नहीं लगेगी। तो ठीक है, ये तो पुराना ही प्रोविजन हुआ। नया क्या कर दिया कि अगर आप इस कैटेगरी में हैं और आपकी टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो आपके ऊपर ये कंडीशन मॉडिफाई होके लगेगी। 182 डेज इन प्रीवियस ईयर होना चाहिए 60 की जगह, और 365 एज इट इज वही है। अगर ये आप फुलफिल करते हैं तो आपकी बेसिक कंडीशन को फुलफिल मान लिया। ठीक है, अब इसमें सर एक चेंज और किया गया। क्या चेंज किया गया कि अगर आपकी, अब यहां से समझना आप इस बात को कि सर अगर मेरी बेसिक कंडीशन फुलफिल हो जाती है, चाहे वो ये वाली हो और चाहे वो ये वाली हो, मैं सर रेजिडेंट तो बन जाता हूं, राइट। अब ये जानने के लिए कि मैं ऑर्डिनरी रेजिडेंट हूं या नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट हूं, उसके लिए मुझे 2 एडिशनल कंडीशन और पढ़नी पड़ती है। पर यहां पे गवर्नमेंट ने क्या कहा कि अगर आप बेसिक कंडीशन ये वाली पूरी कर रहे हैं, ये जो हमने नहीं दी है, तो आप सीधे एनओआर बन जाएंगे, आपको एडिशनल कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। मतलब सर अगर मैं इस कंडीशन के थ्रू आगे जा रहा हूं, इस कंडीशन के थ्रू आगे जा रहा हूं, तो मैं ऑर्डिनरी भी हो सकता हूं, नॉन ऑर्डिनरी भी हो सकता हूं। बट अगर मैं इस कंडीशन के थ्रू आगे जा रहा हूं तो मैं सिर्फ नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट ही हो सकता हूं, ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं हो सकता। ओके, चलिए मैं एक बार इसको पूरे को एक साथ आपको दिखा देता हूं और थोड़ा सा और सम अप करवा देता हूं। ठीक है सर, तो ये देखिए ये इस तरीके से हमारे पास है। हमें बोला जाता है सर कि अगर आप बेसिक कंडीशन फुलफिल करते हैं तो आप रेजिडेंट हैं, तो आप चाहे ये बेसिक कंडीशन कीजिए, चाहे ये बेसिक कंडीशन कीजिए, और चाहे ये बेसिक कंडीशन कीजिए, ठीक है, आप रेजिडेंट तो हो जाएंगे। उसके बाद बोला जाता है ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी जानने के लिए आपको 2 एडिशनल कंडीशन और पूरी करनी होती है। तो इस केस में ये एडिशनल कंडीशन आपको देखनी है, इस केस में एडिशनल कंडीशन आपको देखनी है, पर इस केस में ऑलरेडी आप एनओआर बन जाएंगे, आपको एडिशनल कंडीशन देखने की जरूरत नहीं है। आई होप आपके ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मैं एक बार इसकी रीडिंग भी आपको करवा देता हूं। क्या लिखा गया है और कैसे लिखा गया है देखिए सर। बोला गया है कि अगर आप इंडियन ओरिजिन के पर्सन है
आप इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन के पर्सन हैं और आप इंडिया घूमने आते हैं, तो सिचुएशन क्या बनेगी सर? या तो आपकी टोटल इनकम अदर देन फॉरेन इनकम, फॉरेन सोर्स इनकम 15 लाख से ज्यादा होगी। अगर ज्यादा हुई तो आपकी कंडीशन सर मॉडिफाई हो जाएगी, 60 दिन की जगह कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, और 365 की जगह 365 ही रहेगा। ठीक है। और सर अगर आपकी जो इनकम है वो एक्सीड नहीं करती है 15 लाख, तो वो सेम ही कंडीशन है कि वो आपके ऊपर 60 दिन वाला फंडा ही एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, ओके सर, आई होप आपके ये अमेंडमेंट समझ में आ गया होगा। इनकम फ्रॉम क्या है उसको समझाया गया है। अगर वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि ये सिंपली फॉरेन इनकम है जो इंडिया से बाहर कमाई गई, फिर भी देख लीजिए कि सर इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स का मतलब है जो इनकम अक्रू और अराइज इंडिया से बाहर हुई है। ठीक है, और जो नॉट डीम्ड टू बी अक्रू और अराइज है, आपको याद होगा चैप्टर नंबर जो हम 2 पढ़ते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस में, उसमें इनकम अराइज इन इंडिया और डीम्ड टू बी अराइज इन इंडिया भी पढ़ते हैं, और इनकम रिसीव्ड इन इंडिया और डीम्ड टू रिसीव्ड इन इंडिया भी पढ़ते हैं। तो ये इनकम ना तो इंडिया में अराइज हुई है ना ही डीम्ड टू बी अराइज इन इंडिया है। ठीक है, दोनों ही केस नहीं है, इसलिए हम इसे फॉरेन सोर्स की इनकम कह रहे हैं। ओके, आगे लिखा गया सर एक्सेप्ट इनकम डेराइव्ड फ्रॉम ए बिजनेस कंट्रोल इन और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। ये इनकम यहाँ पे नहीं लेनी है, मतलब इसको फॉरेन सोर्स की इनकम नहीं मानेंगे, इसे इंडिया की इनकम मानेंगे। अगर कोई बिजनेस आप इंडिया से कंट्रोल कर रहे हैं, कोई प्रोफेशन अगर आपने इंडिया में सेटअप कर रखा है, तो वो तो इंडियन इनकम हो गई ना। हमें तो कहा गया फॉरेन सोर्स की इनकम, तो फॉरेन सोर्स की इनकम जो बाहर अराइज हुई है और डीम्ड टू बी अराइज इन इंडिया नहीं है, उसे कहते हैं सर इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज। और ये 15 लाख निकालते टाइम पे इस इनकम को कंसीडर नहीं करना। ये था हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर अमेंडमेंट। ओके, चलिए अब एक और अमेंडमेंट किया गया सर रेजिडेंशियल स्टेटस में, तो ये हमारा सेकंड अमेंडमेंट है रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर। क्या बोला गया? ये बोला गया कि सर डीम्ड रेजिडेंट का हम एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सेक्शन 6(1)(a) के अंदर। ऊपर जो हमने पढ़ा वो सेक्शन 6(1) था, और यहाँ पे 6(1)(a) के अंदर डीम्ड रेजिडेंट का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया। कैसे? देखिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। क्या बोला गया कि भैया अगर आपने ये कंडीशन फुलफिल, क्या कंडीशन है सर? पहली बात तो आप इंडिया के सिटीजन हैं। आप क्या है सर? आप इंडिया के सिटीजन हैं। तो पहली बात, ओके, तो सर पहली बात तो आप इंडिया के सिटीजन हैं। दूसरी बात, अभी वाला केस वापस आ रहा है। दूसरी बात सर, आपकी जो टोटल इनकम है अदर देन फॉरेन सोर्स की जो इनकम है वो 15 ज्यादा है। ठीक है। तीसरी बात, आपने ऊपर वाली कोई कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं की, आपने ऊपर वाली कोई भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं की। अब जाहिर सी बात है, अगर आपने बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं की है तो आप क्या बन गए सर? आप तो नॉन रेजिडेंट बन गए। समझ रहे? अगर आप बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करेंगे तो आप तो नॉन रेजिडेंट हो जाएंगे ना। तो यहाँ पे लिखा ही डज नॉट सेटिस्फाइड एनी ऑफ द बेसिक कंडीशन, तो इसकी वजह से वो क्या बन गया था सर? नॉन रेजिडेंट बन गया। अब जब नॉन रेजिडेंट बन गया तो इंडिया में टैक्स नहीं दे रहा है ना। जब नॉन रेजिडेंट बन गया तो इंडिया में टैक्स नहीं देगा। ओके, तो सर ही इज नॉट लाइबल टू टैक्स। अब बोला कि सर आप इंडिया के सिटीजन हैं, आप इनकम भी कमा रहे हैं और आप इंडिया में नॉन रेजिडेंट भी, इसके वजह से आप इंडिया में टैक्स नहीं दे रहे और ना ही आप किसी और कंट्री में टैक्स दे रहे हैं। ठीक है, ना ही आप किसी और कंट्री में टैक्स दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा भैया तुम तो इस तरीके से फायदा उठा रहे हैं, इस तरीके से आपने अपने आप को मैनेज कर रखा है कि आप किसी भी कंट्री में रेजिडेंट नहीं हो रहे और किसी भी कंट्री में आप टैक्स नहीं दे रहे। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हम आपको इंडिया में रेजिडेंट मान लेंगे। हम आपको क्या कर लेंगे? इंडिया में रेजिडेंट मान लेंगे। और जैसे ही हम आपको इंडिया में रेजिडेंट मानेंगे, जैसे ही हम आपको इंडिया में रेजिडेंट मानेंगे, आपके ऊपर वो इनकम क्या हो जाएगी सर? टैक्सेबल हो जाएगी। ओके, आपके ऊपर वो इनकम क्या हो जाएगी सर?
टैक्सेबल हो जाएगी। तो दोबारा सुन लीजिए, डीम्ड रेजिडेंट का कंसेप्ट क्या बोला गया कि सर अगर आप एक इंडिविजुअल हैं और आप इंडिया के सिटीजन हैं और आपकी जो टोटल इनकम है वो 15 लाख से ज्यादा है अदर देन फॉरेन सोर्सेज, और आप ऊपर वाली कोई भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते जिसकी वजह से आप इंडिया में नॉन रेजिडेंट बन रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब आप इंडिया में टैक्स तो पे नहीं करेंगे। अब क्या आप दूसरी कंट्री में टैक्स पे कर रहे हैं? तो कहते हैं कि नहीं साहब, आप दूसरी कंट्री में भी टैक्स पे नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप वहां के भी रेजिडेंट नहीं है। तो गवर्नमेंट ने कहा जब कहीं टैक्स नहीं देना तो हमें दे दो, एक जगह तो दो, जब तुम्हें किसी कंट्री में टैक्स नहीं देना तो हमें दे दो भैया, समझ गए? तो इसके लिए ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया और आपको डीम्ड रेजिडेंट मान दिया, ओके। चलिए, और यहाँ पे भी आपको कौन सा डीम्ड रेजिडेंट माना जाएगा? NOR, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट ही माना जाएगा। इज दैट क्लियर? आई होप यहां तक क्लियर होगा आपके। चलिए फिर आगे चलते हैं। ये दो अमेंडमेंट इस बार के सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट थे, एक ये वाला और एक 115 BSc जो हमने सेक्शन पढ़ा था वो वाला, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं सर, इनकम फ्रॉम सैलरी में कोई चेंज है क्या? यस, इनकम फ्रॉम सैलरी में एक छोटा सा चेंज है, बहुत ज्यादा कोई रिलेवेंट तो नहीं बट ठीक है। सर RPF हमने सुना है, यस, RPF में सर हमने पढ़ा था ना कंट्रीब्यूशन वाला, कि अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है हमारे RPF, ठीक है, हमने सर RPF पढ़ा कि अगर RPF में एम्प्लॉयर करता है तो 12% ऑफ सैलरी के बराबर अमाउंट एग्जम्प्ट होता है और बाकी अमाउंट टैक्सेबल होता है, यस। दूसरा सर हमने पढ़ा था ATCCD1, जिसमें भी हमने ये पढ़ा कि सर एम्प्लॉयर अगर कंट्रीब्यूट करता है तो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन और 10% ऑफ सैलरी के बराबर दोनों में जो भी कम होता उतने का आपको एग्जम्पशन मिल जाता है, खुद के कंट्रीब्यूशन के लिए ATCCD1 में और एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन के लिए ATCCD2 में मिल जाता है, राइट। और सुपर एन्यूएशन फंड, अगर सुपर एन्यूएशन फंड में एम्प्लॉयर पैसा लगाता है तो 1,50,000 तक वो भी एग्जम्प्ट हो जाता है, उससे ऊपर टैक्सेबल हो जाता है, राइट। ओके, अब यहाँ पे क्या चेंज किया गया है वो देखिए, यहाँ पे एक ओवरऑल लिमिट और लगा दी गई। क्या ओवरऑल लिमिट लगाई गई सर? सर ये बोला गया एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब सर तीनों का जोड़ लो अमाउंट, ठीक है। अगर एम्प्लॉयर आपके इन तीनों फंड में कोई पैसा लगाता है तो उन तीनों अमाउंट को आप जोड़ लीजिए और वो अमाउंट 7,50,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो अमाउंट 7,50,000 से ज्यादा होता है तो जो एक्सेस अमाउंट है वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब कुल मिला के अगर मान लीजिए तीनों चीजों के अंदर एम्प्लॉयर ने 8 लाख रुपए लगाए हैं तो 7,50,000 से ऊपर जो अमाउंट है 50,000, वो तो आपके लिए सीधा सीधा टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप पर्टिकुलर लिमिट्स देखते रहिए, जो भी आपकी लिमिट अकॉर्डिंग टू रूल है उसको आप देखते रहिए, ठीक है। ये एक्सेस अमाउंट तो टैक्सेबल होगा ही होगा, ओके। तो ये एक छोटा सा चेंज किया गया है इनकम फ्रॉम सैलरी। चलिए सर आगे आ जाते हैं सर। क्या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कोई चेंज है? नहीं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कोई भी चेंज नहीं है, वो वैसा ही है। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में कुछ चेंज किए गए हैं तो उनकी बात कर लेते हैं। ये सारे चेंज फाइनेंस एक्ट 2020 से नहीं है, कुछ चेंज पुराने भी है जो अप्लीकेबल इस साल से हो रहे हैं, ओके। तो चलिए सबसे पहला जो चेंज किया गया है सर वो सेक्शन 35 के जितने भी सबसेक्शन है उनमें किया गया है। मतलब आपको याद होगा कि सर हम जब साइंटिफिक रिसर्च करते थे तो साइंटिफिक रिसर्च एक हम इन हाउस करते थे, एक हम आउटसोर्स करते थे। आउटसोर्सिंग के केस में हम क्या करते थे कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन को पैसा देते थे, उनको पेमेंट करते थे, उनको डोनेट करते थे और उसके लिए हमें डिडक्शन मिलती थी। तो हमने पढ़ा हुआ था कि सर अगर हम किसी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को डोनेट करते हैं साइंटिफिक रिसर्च के लिए तो हमें उसका 150% डिडक्शन मिलता है। पर इस साल से वो 150% कितना हो जाएगा सर? आपका 100% हो जाएगा। मतलब जो वेटेड डिडक्शन आपको मिलती थी वो अब नहीं मिलेगी, जितना अमाउंट आप डोनेट करेंगे, जितना अमाउंट आप पे करेंगे उतनी ही डिडक्शन मिलेगी। तो 100% तो है पर 150% नहीं है, ओके सर। अगर आप सोशल और स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए पेमेंट देते हैं तो ये पहले भी 100% था, ये अभी भी 100% है। अगर आप किसी इंडियन कंपनी को रिसर्च करने के लिए देते हैं पैसा तो वो भी 100% अलाउेबल है।
तो सर इसका मतलब जो चेंज हुआ है वो 150% वाली रेट में हुआ है, 100 वाली में तो नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक है, जो भी 150% की रेट थी उन सबको घटा के 100% कर दिया गया है। मतलब अब वेटेड डिडक्शन का कोई कंसेप्ट नहीं है, राइट। नेशनल लेबोरेटरी और आईआईटी को अगर आप कोई पैसा देते हैं रिसर्च के लिए तो वो भी पहले 150% डिडक्टेबल हुआ करता था और अब वो भी कितना डिडक्टेबल होगा, 100% होगा। ओके, तो इसका मतलब सर मैं ये कह सकता हूं कि जहां जहां पे 150 हमने पढ़ रखा था वहां वहां पे सर अब हम ध्यान रखें कि 100% ही मिलेगा हम, राइट। बिल्कुल सही समझे आप, तो ऐसा आप याद कर सकते हैं। डन, चलिए आगे देख लेते हैं सर। आगे क्या पढ़ा हमने, आगे है सर वेटेड डिडक्शन फॉर साइंटिफिक रिसर्च टू इंडियन कंपनी सेक्शन 35 2AB में। याद होगा आपको सेक्शन 35 2AB जब हम पढ़ते थे कि अगर कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग या बायोटेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व है तो उसको भी अब जितने भी खर्चे होते हैं उसकी 150% डिडक्शन मिल जाती है। और इसमें एक पॉइंट था सर, एक्सेप्ट लैंड एंड बिल्डिंग, राइट। लैंड एंड बिल्डिंग को छोड़ के जितने खर्चे होते हैं, चाहे वो रेवेन्यू हो चाहे वो कैपिटल, उसकी 150% डिडक्शन मिल जाती थी और उसे भी इस साल से 100% कर दिया गया है। तो इसका मतलब सर जहां जहां पे 150 था हम सब पे 100 कर लें, बिल्कुल आप सब पे 100% कर लीजिए। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे छोटे छोटे दो सेक्शन और हैं सर। सेक्शन 35 ट्रिपल, अगर आप कोई एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट पे खर्चा करते हैं, अगर आप किसी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट पे खर्चा करते हैं तो उसके लिए भी आपको 150% डिडक्शन मिला करती थी, एक्सेप्ट लैंड एंड बिल्डिंग, उसको भी 100% कर दिया गया है। तो सर ये तो बहुत कॉमन सा अमेंडमेंट हो गया। यस, ये बिल्कुल कॉमन सा अमेंडमेंट हो गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा, सेक्शन 35 CCD जो कि डील करता है स्किल डेवलपमेंट के ऊपर। अगर आपने स्किल डेवलपमेंट के ऊपर कोई खर्चा किया है तो पहले आपको देखो वेटेड डिडक्शन मिलती है। अब ये वेटेड वर्ड हटा सकते हैं आप, वेटेड डिडक्शन नहीं मिलती अब आपको, क्योंकि वेटेड बोलते हैं जितना पेमेंट किया उससे ज्यादा मिलती है। उससे ज्यादा तो मिल ही नहीं रही है ना अब तो जितना पेमेंट करने सर उतनी ही मिल रही है, ठीक है। इसलिए वेटेड वर्ड अब आप हटा देंगे, अब आप बोलेंगे इक्वल अमाउंट का ही रिडक्शन मिल रहा है। तो यहाँ पे भी 150 मिला करता था और जिसको घटा के कितना कर दिया है सर, 100% कर दिया गया है। तो मैं तीनों सेक्शन फिर से बोल देता हूँ सर। सेक्शन 35 में जो हम नेशनल लेबोरेटरी आईआईटी को और अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को पेमेंट करते थे वहां पे 150 की जगह 100 कर दिया गया है, और वेटेड डिडक्शन जो 35 2AB में मिलती थी उसकी जगह भी 100 कर दिया गया है। 35CCC में एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट के लिए जो 150% डिडक्शन मिलती थी उसे भी 100 कर दिया गया है, और 35CCD में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए जो वेटेड डिडक्शन मिलती थी 150% की उसे भी 100 कर दिया गया है। ओके,